हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। यूनिट 4 हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें हम एंशियंट इंडिया में जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है इसमें एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। द हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया dates back to Indus Valley civilization, and in some part of southern India it was found to be practiced even before the Harappans। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर की शुरुआत हम लोग मानते हैं इंडिया के अंदर, वो बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन से मानते हैं। लेकिन जो इंडिया के कुछ साउथ में जो पार्ट थे, ये माना जाता है कि वहां पे हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले भी खेती होती थी। India is one of the extensive agriculture land in the world. India's monsoon is nature's abundant irrigating system। क्योंकि इंडिया का जो मानसून है, इंडिया का जो क्लाइमेट है, इंडिया का जो एनवायरमेंट है, वो इस तरह का है कि वो एक अबंडेंट इरिगेटिंग सिस्टम, सिंचाई का सिस्टम है ना, एग्रीकल्चर को प्रोवाइड करता है। तो जिस वजह से इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो कैसा है, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है। इंडिया इज ऑल्सो ब्लेस्ड विद अ लार्ज नेटवर्क ऑफ पेरिनियल रिवर्स। इंडिया के अंदर पेरिनियल रिवर्स बहुत ज्यादा हैं। पेरिनियल रिवर जिनके अंदर साल भर पानी आता रहता है जिनके अंदर, और उनसे फिर खेतों के लिए पानी मिल जाता है, सिंचाई इजीली हो जाती है। दैट ओवर एजेस हैव क्रिएटेड वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ हाईली प्रोडक्टिव सॉइल। India has been an agricultural economy and civilization and has evolved a long, rich and diverse tradition of agriculture practices। क्योंकि इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर है वो बहुत पुराने टाइम से हो रहा है, इसीलिए इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड है। और इंडिया जो है, इंडिया के अंदर कई तरह की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हैं वो टाइम टू टाइम में क्या हुई हैं, वो इमर्ज हुई हैं। इन द मिडीवियल पीरियड द पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वाज मोर और लेस द सेम एज दैट इन अर्ली एंशिएंट इंडिया। तो जो एंशिएंट इंडिया में एग्रीकल्चर किया जाता था, मिडीवियल पीरियड तक लगभग लेस और मोर वही प्रैक्टिसेस अपनाई जाती थी एग्रीकल्चर के अंदर। सम इम्पॉर्टेंट चेंजेस were brought about by foreigners such as the introduction of the new crops, trees and horticulture plants। मिडीवियल पीरियड में जब इंडिया के अंदर बाहर से फॉरेनर्स आए, है ना, कई तरह के आपके मुगल शासक आए या उसके बाद और कंट्री से लोग आए, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, तो वो अपने साथ इंडिया के अंदर न्यू क्रॉप्स लाए, नए ट्रीज लाए और हॉर्टिकल्चर प्लांट्स लाए। तो इंडिया के एग्रीकल्चर में फिर कुछ चेंज आया, है ना। जो प्रिंसिपल क्रॉप्स थी वो थी वीट, राइस, बार्ले, मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड शुगर केन। Tobaccos, chilies, potato, guava, custard apple, cashew and pineapple were introduced in India during 16th and 17th century। ठीक है, जैसे तंबाकू हो गया, मिर्च हो गई, आलू हो गया, अमरूद हो गया, कस्टर्ड एप्पल, कैशू, पाइनएप्पल जो हो गए, ये 16 और 17 सेंचुरी में हमारे इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुए। इम्प्रूव्ड हॉर्टिकल्चर मेथड्स वर अडॉप्टेड विद अ ग्रेट सक्सेस। और आगे चल के जैसे जैसे एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे इम्प्रूव्ड हॉर्टिकल्चर मेथड्स जो हैं अपनाए गए। इन द फील्ड ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन की बात करें तो वेल्स, टैंक्स, कैनाल्स एंड रहट्स वर यूज्ड टू लिफ्ट वाटर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सन। रहट क्या होती है? रहट आप लोगों ने पुरानी पिक्चर में, है ना, बुक्स में, पिक्चर में देखी होगी। उसमें जो ऑक्स होते हैं वो एक सर्कल में घूमते रहते हैं और उनके गर्दन से एक पाइप जो है बंधा होता है, जो एक तरह से लीवर की तरह काम करता है, पुली की तरह काम करता है। और वो एक कुएं में एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सर्कुलर में बाल्टी लगी जाती है। तो वो बाल्टी जो है या वो जो कंटेनर होता है नीचे जाता है, कुएं से पानी लाता है और ऊपर आ जाता है। लेकिन ये जो मूवमेंट होता है ये किससे होता है? ये ऑक्स के बैलों के चलने से होता है। which continue to be the mean of irrigation in the medieval period। The system of land measurement and land classification beneficial both the rulers and to the tillers were introduced। medieval period में जमीन का मेजरमेंट होने लगा, लैंड का क्लासिफिकेशन होने लगा, तो उसने जो शासक थे उनको भी हेल्प करी और जो टिलर्स, जो फार्मर्स थे, उनको भी फायदा पहुंचाया। नाउ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, द कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन मैन एंड नेचर फोर्स टू पीपल टू स्टडी ज्योग्राफी। अब ह्यूमन बीइंग का इंटरेक्शन तो होता ही है हमेशा नेचर के साथ, है ना। तो ये नेचर किस तरह का है, कैसा है, कहाँ रिवर है, कहाँ माउंटेन है, इस तरह की जब जानकारी हम लोग लेते हैं तो उससे हम क्या करते हैं, ज्योग्राफी को स्टडी करते हैं।
ठीक है. Though the people were clear about their own physical geography and also the Western country, they were unaware of their position on the earth and the distance with other countries. भाई जैसे हम लोग किसी एक पर्टिकुलर जगह पे रह रहे हैं, तो वहाँ की ज्योग्राफी के बारे में तो हमें पता है, लेकिन जो फॉरेनर्स लोग हैं उनके बारे में हमें नहीं पता. तो ये एक उत्सुकता हुई जिससे लोगों ने ज्योग्राफी को पढ़ना शुरू किया. इंडियंस आर कंट्रीब्यूटेड टू शिप बिल्डिंग. आगे चल के इंडियंस लोगों ने शिप बिल्डिंग में जो है कंट्रीब्यूट किया और शिप्स के थ्रू लंबी लंबी यात्राएं होने लगी जिससे लोगों को ज्योग्राफी के बारे में पता चला. इन द एंशिएंट पीरियड वॉयजेस navigation was not familiar foray for the Indians. However, Lothal, a site in Gujarat, has the remains of dockyard, proving that the trade flourished in those days by sea. लोथल एक जगह है गुजरात में, सी के किनारे है ना. वहां के जो पुराने रिमेन्स मिलते हैं उनसे पता चलता है कि इंडिया के अंदर सी के थ्रू व्यापार हुआ करता था, है ना. इन द अर्ली मिडीवल पीरियड विद द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ तीर्थ एंड तीर्थ यात्रा, a vast mass of geographical information was accumulated. They were finally compiled as part of Purans. They were finally compiled as parts of पुराण्स. तो पुराण्स के अंदर भी जो है जैसे हमने पीछे के चैप्टर में देखा है, तो पुराण्स के अंदर भी कई सारे पिलग्रिमेज और तीर्थ यात्राओं के बारे में जानकारी दी गई है. ठीक है. तीसरा है हमारा इसमें मेटलर्जी. तो मेटलर्जी में भी डिफाइंड एज द एक्सट्रैक्शन, प्यूरिफिकेशन, ग्लोइंग एंड एप्लीकेशन ऑफ मेटल्स. जो मेटल्स हैं उनका एक्सट्रैक्शन करना, उसमें से इम्प्योरिटीज दूर करना, फिर उनको चमकाना मतलब उनकी रिफाइनिंग करना और उनसे चीजें बनाना. ये बेसिकली मेटलर्जी का प्रोसेस है. फॉर ओवर 7,000 ईयर्स इंडिया हैज हैड अ हाई ट्रेडिशन ऑफ मेटलर्जिकल स्किल्स. मेटलर्जी की बात करें तो आज से लगभग 7,000 साल पहले इंडिया के अंदर मेटलर्जी जो है वो स्टार्ट हो गई थी. द ग्लेज्ड potteries and bronze and copper artifacts found in the Indus Valley excavation point towards a highly developed metallurgy. इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब खुदाई हुई और उसमें जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले उसमें कई तरह के ब्रॉन्ज के और कॉपर के बर्तन वगैरह निकले, ग्लेज्ड पॉटरीज मिली, है ना. तो जिससे ये आइडिया लगाया गया कि मेटलर्जी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में डेवलप हो चुकी थी. बाय द फर्स्ट सेंचुरी एडी mass production of metals like iron, copper, silver, gold and of alloys like brass and bronze were taking place. और 1 सेंचुरी एडी तक आते आते मेटल्स, बहुत सारे मेटल्स की मेटलर्जी जो है स्टार्ट हो गई थी. मेटल आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस बाय द हड़प्पन वर एरोहेड्स. अब जो हड़प्पन लोग थे वो मेटल के क्या क्या बनाते थे, एरोहेड्स बनाते थे, एक्सेस, चीजल्स, सिकल्स, ब्लेड्स, निडल्स, हुक्स और वेसल्स जैसे जार, पॉट्स और पेन्स. ये वो मेटल के उन्होंने बनाना शुरू कर दिया था. मैनी ब्रॉन्ज फिगरीज हैव बीन अनअर्थेड फ्रॉम हड़प्पन साइट्स. हड़प्पन साइट से कई सारे ब्रॉन्ज के मेटल्स और यूटेंसिल्स मिले हैं. ठीक है. इन फिगरीज को बेसिकली वैक्स प्रोसेस से कास्ट किया जाता था, मतलब वैक्स के मॉडल बना के, सांचे बना के उसमें ब्रॉन्ज डाल के उनको एक तरह से पकाया जाता था. ठीक है. Hadappans also used gold and silver to produce a wide variety of ornaments such as pendants, bangle, beads, rings, or necklace part. The Ganges civilization, which emerged in the first millennium BC, belonged to the Iron Age. तो जो बेसिकली हड़प्पन लोग थे उन्होंने सोने और चांदी के जो ऑर्नामेंट्स थे वो बनाने सीख लिए थे. और जो गंगा के किनारे सिविलाइजेशन थी उसको बेसिकली आयरन एज बोला जाता है क्योंकि वो आयरन, लोहे के सामान बहुत ज़्यादा बनाते थे. और जो रिसेंट गंगा वैली में खुदाई में जो चीज़ें मिली हैं या ईस्टर्न विंध्या हिल्स में जो चीज़ें मिली हैं उसमें आयरन हमें देखने को मिलता है. ठीक है. तो लगभग वो 1800 बीसी के चीज़ें मिली हैं. इट्स use appears to have become widespread from about 1000 BC. India was major innovator in the field producing two highly advanced type of iron. अगर इंडिया की बात करें तो धीरे धीरे इंडिया के अंदर दो तरह के आयरन बनना शुरू हुए. एक आयरन जिसको वुड्स स्टील बोला जाता है जो साउथ इंडिया में बेसिकली 300 बीसी में स्टार्ट हो गया था बनना, वाज आयरन कार्बोराइज्ड अंडर कंट्रोल कंडीशन, जिसमें आयरन को बेसिकली कंट्रोल कंडीशन में एक तरीके से पकाया जा रहा है ना. दूसरा जो था जैसे जो दिल्ली के अंदर 1600 ईयर ओल्ड दिल्ली आयरन पिलर है उस तरह का आयरन भी इंडिया के अंदर बना है, जिसके अंदर एक तरह से कहा जाए तो कोरोजन नहीं होता. इट इज इंडिकेटिव ऑफ द हाई क्वालिटी ऑफ अलॉइंग दैट वाज बीइंग डन.
Indian metallurgists were familiar several other metals of such which zinc deserve a special mention. इसके अलावा और मेटल्स की बात करें तो जिंक का बहुत ज्यादा उपयोग हुआ है इंडिया के अंदर. Pure zinc could be produced only after a sophisticated downward distillation technique in which the vapor was captured and condensed in a lower container. ठीक है, तो प्योर जिंक को कैसे प्रोड्यूस किया जाता था? वो एक डाउनवर्ड डिस्टिलेशन प्रोसेस था जिसके अंदर वेपर्स को कैप्चर किया जाता था और लोअर कंटेनर में कंडेंस करके उस वेपर को कैप्चर करके उससे जिंक लेते थे. नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा बायोलॉजी. द बल्क ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन बिलोंग टू द प्लांट किंगडम. अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बेसिकली हमारे इंडिया के अंदर, एंशियंट इंडिया के अंदर जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, है ना, वो पूरा प्लांट किंगडम के ऊपर बेस्ड है. ऑल द आयुर्वेदिक टेक्स्ट डील विद बॉटनिकल एस्पेक्ट्स, मेनली द आइडेंटिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ प्लांट एज सोर्स ऑफ ड्रग. तो जो आयुर्वेदिक टेक्स्ट हमें पढ़ने को मिलता है वो बेसिकली प्लांट्स के ऊपर ही बेस्ड है, जिसके अंदर अलग अलग प्लांट्स का, जिनसे हमें दवाइयां मिलती हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन है. ठीक है. द चरक संहिता हैज अ चैप्टर डीलिंग विद द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट. जो चरक ने चरक संहिता लिखा उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट दिया गया है. सुश्रुत संहिता जो सुश्रुत ने लिखी उसमें सेवरल एस्पेक्ट बॉटनी के दिए गए हैं, जैसे मॉर्फोलॉजी क्या होती है प्लांट्स की, या उनका क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी क्या होती है. और सुश्रुत ने कई सारे मेडिसिनल प्लांट्स की मेडिसिनल प्रॉपर्टी के बारे में भी जानकारी दी है. नाउ प्लांट्स इन वेदास. द मोस्ट सेलिब्रेटेड प्लांट दैट फाइंड फ्रीक्वेंट मेंशन इन द ऋग्वेदा एंड लेटर समझता है सोम प्लांट. ऋग्वेद के अंदर और जो एंशिएंट टेक्स्ट में हमें सबसे ज्यादा जिस प्लांट का जिक्र मिलता है वो है सोम प्लांट. और जो सेकंड मेंशन प्लांट है वो है पीपल फॉर द अश्वटा ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, है ना. पीपल के बारे में और सोम प्लांट के बारे में हमें बेसिकली एंशिएंट इंडिया के टेक्स्ट में ज्यादा नॉलेज मिलती है. द वैदिक इंडियन न्यू अबाउट मैनी फ्लावर्स बियरिंग एंड फ्रूट बियरिंग प्लांट्स. जो एंशिएंट इंडियन थे उनको कई सारे ऐसे प्लांट के बारे में पता था जो फ्लावर बियरिंग थे और ऐसे प्लांट्स के बारे में पता था जो फ्रूट बियरिंग थे. पराशर्स ने एक काव्य कह रहा हूँ, सॉरी, लिटरेचर लिखा. वृक्ष आयुर्वेद is supposed to be the most ancient work in actual botany to have been composed during 1st century BC and 1st century AD. 1st century BC और 1st century AD के बीच में पराशर ने जो अपना लिटरेचर लिखा बायोलॉजी के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है. Now plant pathology. Many references to plant diseases and their treatment are also available in the Vedic literature. जो प्लांट्स के अंदर बीमारियां लगती हैं, जो इंसेक्ट लगते हैं, उनके बारे में जानकारी हमें वैदिक लिटरेचर में मिलती है. विनाया जो फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसके अंदर ब्लाइट और मिल्ड्यू डिजीज जो प्लांट के अंदर होती है उसका जिक्र किया गया है. Sukraniti gives a detailed account of danger to grains from various agents such as fire, snow, worm, insect, etc. है ना. जो हमारी फसल होती है उस फसल को आग से, बर्फ से, वर्म से, इंसेक्ट से किस तरह का नुकसान हो सकता है वो शुक्रनीति ने दिया है. गुणरत्न ने कई तरह के प्लांट्स ऑब्जर्व किए कि जो प्लांट्स होते हैं वो उनको भी डिजीजेस लगती हैं और प्लांट के अंदर जो फ्लावर्स होते हैं उनका डिस्प्लेसमेंट, डिसलोकेशन भी हो सकता है. मतलब जहाँ फ्लावर लगना चाहिए वहां नहीं लग रहा, है ना. फ्रूट्स का डिसलोकेशन हो सकता है. लीव्स एंड बार्स इन द सेम वे एज द ह्यूमन बॉडी सफर फ्रॉम जॉन्डिस, ड्रॉपसी, एमेसिएशन एटसेट्रा एंड रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट लाइक ह्यूमन बॉडीज. नेक्स्ट है इसमें जर्मिनेशन. द टेक्निकल टर्म यूज्ड फॉर सीड इज बीज. Germination of seed is called Ankur Beda. According to Sushrut, proper season, good soil, requisite supply of water and good seeds are required for germination of the seeds. अगर सीड हमारे गुड क्वालिटी के हैं, उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट में जो वाटर चाहिए वो मिल रहा है, उनका प्रॉपर सीजन है सीड के जर्मिनेशन का, तो सुश्रुत के अकॉर्डिंग जर्मिनेशन जो होगा, जो नया प्लांट निकलेगा वो बहुत ही अच्छा होगा. उसके बाद हंसदेवा कंपाइल्ड मृगपाशी शास्त्र. 13th सेंचुरी में हंसदेवा ने एक मृगपाशी शास्त्र लिखा था जिसमें कई तरह के बर्ड्स और बीस्ट के बारे में जानकारी दी थी, क्योंकि उस टाइम पे राजा लोग हंटिंग किया करते थे बर्ड्स वगैरह की, तो उनके बारे में जानकारी है.
The medieval rulers as warriors and hunters kept animals such as horse, dogs, cheetahs and falcons. जो पुराने वॉरियर्स हुआ करते थे मिडीवियल पीरियड में, वो इस तरह के एनिमल्स को पालते थे। अकबर भी जो है वो जो गुड वैरायटी के डोमेस्टिक एनिमल्स थे उनमें इंटरेस्ट रखता था, लाइक एलिफेंट और हॉर्सेस। जहांगीर ने तुजा के जहांगीरी लिखी, है ना, तो उसने उसके अंदर डिस्क्राइब अबाउट 36 स्पीशीज ऑफ एनिमल की 36 स्पीशीज के बारे में बताया है। एज अ नेचुरलिस्ट, Jahangir was interested in the study of plants and his court artist in their floral portraiture describes some 57 plants. तो जहांगीर ने लगभग 57 plants का डिस्क्रिप्शन दिया है। मेडिसिन की अगर हम बात करें तो डिजीजेस, क्योर एंड मेडिसिन वर मेंशन इन द फर्स्ट टाइम इन द अथर्ववेद। अथर्ववेद को बेसिकली वैसे भी आयुर्वेद का बेस माना जाता है, तो अथर्ववेद के अंदर डिजीजेस के बारे में, उनके क्योर के बारे में, उनकी मेडिसिन के बारे में जानकारी हमें मिलती है। और डिजीजेस जैसे फीवर है, कफ है, कंजप्शन है ना, डायरिया, ड्रॉप्सी है, सोर्स है, लेप्रोसी है, या और भी इस तरह की डिजीज हैं, वो अथर्ववेद में मेंशन है। इन एंशिएंट इंडिया मिडिवियल साइंस वर हाईली डेवलप्ड। जो मेडिकल साइंस जो थी एंशिएंट इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलप थी, as it has the indigenous system of medicines called Ayurveda, which literally means the science of good health and longevity of life. ठीक है, एक इंडिया के अंदर इंडिजीनियस सिस्टम जो था मेडिसिन का वो डेवलप हो गया था, जिसको आयुर्वेद कहा गया है। और आयुर्वेद का लिटरली मीनिंग होता है गुड हेल्थ की साइंस, कैसे हम अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं उसकी साइंस, ठीक है, और लाइफ को कैसे लॉन्ग बना सकते हैं। Ayurveda, with the help of herbal medicines, aims at removing the cause of divers of striking at the roots. It is the oldest medical system. इंडिया के अंदर जो आयुर्वेदा है वो ओल्डेस्ट मेडिकल सिस्टम है, और ये बीमारी को बेसिकली रूट से, जड़ से खत्म करता है। ठीक है, फ्रॉम 600 BC बिगिन द पीरियड ऑफ रेशनल साइंसेस। धीरे धीरे आगे चल के आयुर्वेद के बाद और भी जो मेडिकल के अंदर जो साइंसेस थी, रेशनल साइंसेस, वो डेवलप होने लगी। और जो तक्षशिला और वाराणसी थे, है ना, वो मेडिसिन के और मेडिसिन को लर्न करने के, सीखने के मेन सेंटर बन के जो है उभरे। इसके अलावा जो और क्या कहते हैं, जिन्होंने मेडिसिन के फील्ड में काम किया, उसमें आपका सुश्रुत, चरक, माधव, भागपत, जीवक, ये नोटेड जो हैं प्रसिद्ध आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर थे अपने टाइम के। और जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट लिखे गए उस टाइम, चरक संहिता चरक ने लिखा, और सुश्रुत संहिता किसने लिखा? सुश्रुत ने लिखा। और इनका जो पूरा वर्क है इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि ये चाइना, वहाँ से होता हुआ सेंट्रल एशिया गया। ठीक है। द प्लांट्स एंड हर्ब्स यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस हैव बीन मेंशन्ड इन द चरक संहिता। चरक संहिता के अंदर प्लांट्स या हर्ब्स को कैसे यूज किया जाए मेडिसिनल पर्पस के लिए, उनके बारे में जानकारी दी गई है। फिर 4th सेंचुरी एडी में सर्जरी आई कि कैसे सर्जरी की जाए, तो सुश्रुत जो थे वो इसमें पायनियर थे सर्जरी करने में, है ना। ही कंसीडर सर्जरी एज द हाईएस्ट डिवीजन ऑफ हीलिंग। उनका ये मानना था कि अगर हम किसी पर्सन की सर्जरी करते हैं जो दवाइयों से, मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा, तो सर्जरी से वो क्या हो सकता था? ठीक हो सकता था। तो उन्होंने अपने बुक सुश्रुत संहिता के अंदर 121 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी दी है। और इसके अलावा उन्होंने 1100 डिजीजेस के बारे में और 760 प्लांट्स के बारे में बताया जो इनकी बीमारियों की रेमेडी हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, रूट, bark, flower, leaves, etc. were used. He mentioned the process of preserving the dead body for the purpose of study. अब मान लीजिए कोई डेड बॉडी है, उसको काफी टाइम तक प्रिजर्व करना है, और उस डेड बॉडी को बेसिकली, जैसे आज की डेट में भी क्या होता है, जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं वो डेड बॉडी के ऊपर स्टडी करते हैं, है ना। तो डेड बॉडी को काफी टाइम तक प्रिजर्व करना पड़ता है। तो ये सुश्रुत ने अपने सुश्रुत संहिता में मेंशन किया कि कैसे डेड बॉडी को काफी टाइम तक हम प्रिजर्व कर सकते हैं। ही वॉज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ राइनोप्लास्टी, प्लास्टिक सर्जरी जो हम आज की डेट में बोलते हैं। तो सुश्रुत जो है, सुश्रुत को या जो और उस टाइम पे कुछ इस तरह के प्रैक्टिशनर थे, उनको प्लास्टिक सर्जरी आती थी।
है ना? और वो ऑप्थेल्मिक सर्जरी भी कर लेते हैं, मतलब जो मोतियाबिंद होता है आँखों में, उसको भी वो क्योर कर देते थे सर्जरी करके। अलोंग विथ दिस ही आल्सो मेंशन द मेथड्स ऑफ ऑपरेशंस। सुश्रुत ने ऑपरेशंस के बारे में, डिफरेंट ऑपरेशंस के बारे में, बोन को कैसे सेट करना है, कैटरैक्ट को कैसे अलग करना है, इसके बारे में बताया गया है। और ज़्यादा जो जोर दिया गया है वो इस बात पे दिया गया है कि ह्यूमन बीइंग की अगर डाइट सही होगी, है ना? तो उससे क्या हो सकता है, पेशेंट जल्दी सही हो सकता है। तो जैसे जो नेफ्राइट्स पेशेंट होते हैं, अगर वो सॉल्ट फ्री डाइट लेंगे तो वो जल्दी ठीक हो जाएँगे, ठीक है? तो बोथ द चरक संहिता and Shushruta Samhita became the predecessor of the development of Indian medicine in the later century। आगे चल के चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, ये जो साहित्य हैं या ये जो हमारे लिटरेचर हैं इतने इम्पोर्टेंट, इन्होंने आगे चल से मेडिसिन को इंडियन मेडिसिन के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।